नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का लास्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में आपकी क्लास 7 की एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगी। आज का टॉपिक है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से मुगल साम्राज्य के पतन के विषय में बात करने वाले हैं। एक तरफ जहां मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हुआ, उसी समय नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। नए क्षेत्रीय राज्यों के उदय के बारे में अगर बात करें तो नए क्षेत्रीय राज्यों को तीन मुख्य कैटेगरीज में यहाँ से हम डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी थी इसकी जो सबसे पहली वाली थी, उसमें आते थे पुराने मुगल प्रांत, जैसे आपका अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया। फिर दूसरी कैटेगरी में आते थे आपके राजपूत राज्य, जिनको राजपूत की वतन जागी भी कहा जाता है। मतलब राजपुरों को मुगल नियंत्रण के अधीन रहते हुए अपने जो भी जागीर थी, जो मुगलों के द्वारा उनको दी गई थी, उन पर स्वतंत्र रूप से शासन करने की अनुमति दी गई थी। इन्होंने भी खुद को स्वतंत्र करना स्टार्ट कर दिया था। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं वे राजे जिन्होंने मुगलों से कड़े संघर्ष के बाद में, लंबे संघर्ष के बाद में आज़ादी हासिल की थी, जैसे सिख हो गए, आपके मराठा हो गए, जाट हो गए। इनके बारे में आज इस अध्याय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वन बाय वन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगल जो थे, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो भी अन्य मुगल शासक थे, उनके लिए किस तरीके से संकट की स्थितियाँ पैदा हुई, उनको देखते हैं। तो औरंगजेब से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दक्कन में 1679 से इसने लंबी लड़ाई लड़ी थी और दक्कन में अधिकार प्राप्त करने के लिए औरंगजेब के द्वारा जो संघर्ष किए गए थे, उनमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। जैसे सैन्य और इसके जो वित्तीय संसाधन थे, वो काफ़ी इनका जो है दोहन हुआ, काफ़ी सैन्य और वित्तीय संसाधन इसके खर्च हो गए। मनसबदारों पर कंट्रोल करना इसके लिए कठिन हो गया, ठीक है, क्योंकि जो सूबेदार थे वो राजनीतिक, आर्थिक और वित्तीय शक्तियों से संपन्न थे। तो ये क्या करते थे, यहाँ से जो भी इनको रेवेन्यू मिलता था सूबेदारों को, जो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, ये राजनीतिक रूप से जो है समृद्ध थे, आर्थिक रूप से समृद्ध थे, क्योंकि इनको वित्तीय शक्तियाँ भी मिली हुई थी। तो जो भी रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट करते थे उसको राजधानी तक नहीं पहुँचाते थे। तो कहीं ना कहीं राजधानी में पहुँचने वाले राजस्व में यहाँ से कमी होने लगी। तो मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति भी यहाँ से थोड़ा जो है डिक्लाइन करने लग जाती है। राजस्व स्थिति में भी या आर्थिक स्थिति में भी जो है यहाँ से कमी होने लगती है। उत्तरी एवं पश्चिमी भारत में इसी समय पर, यानी औरंगजेब के समय पर ही जमींदारों के, किसानों के विद्रोह हुए, आंदोलन हुए। उससे भी कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य को काफ़ी क्षति हुई। फिर रही सही कसर पूरी हो जाती है। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है, ठीक है, और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आतंक फैलाता है। उसके बाद में जो तख्ते ताउस था, ठीक है, मयूर सिंहासन था मुगलों का, उसको यहाँ से लूट करके ले जाता है। 1748 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण स्टार्ट होते हैं। 1748 से लेकर के 1761 के बीच में अहमद शाह अब्दाली ने उत्तर भारत पर 5 बार आक्रमण किया, ठीक है। इसके साथ साथ अभिजात वर्ग जो था मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, उसके विभिन्न समूह जितने भी थे, अलग अलग ग्रुप्स थे, उनमें आपस में पारस्परिक प्रतिद्वंदता प्रारंभ हो जाती है। इसमें प्रमुख रूप से 2 गुट थे, एक ईरानी गुट था, एक तुरानी गुट था। ये जो दोनों गुट थे, ये प्रशासन में हस्तक्षेप करते थे, ठीक है। अभिजात वर्ग जो था, इनके जो 2 गुट थे, ईरानी तुरानी, इसमें आपस में प्रतिद्वंदता तो थी। इसके साथ साथ ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है अपनी टांग अड़ाते थे, उसमें भी हस्तक्षेप करते थे। जैसे इसके कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे फर्रुखशियर की और आलमगीर द्वितीय की हत्या भी जो है इन्हीं के द्वारा करी गई थी, ठीक है। फर्रुखशियर जिसका शासनकाल 1713 से 19 के बीच में माना जाता है। आलमगीर द्वितीय, इसका शासनकाल 1754 से 59 तक माना जाता है। तो अभिजातों के आपस में जो भी विवाद चल रहे थे, पारस्परिक प्रतिद्वंदता चल रही थी इनके गुटों में, इन्हीं की वजह से फर्रुखशियर, आलमगीर की हत्या हुई। उसके बाद में अहमद शाह, जिसका शासनकाल 1748 से 54 है, और शाह आलम द्वितीय, इन दोनों को अभिजातों के द्वारा ही अंधा कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये सारे कारण थे, एक कारण नहीं था। मुगल साम्राज्य के पतन के अगर कारणों को देखें तो कोई एक रीजन नहीं था जिस वजह से मुगल साम्राज्य डिक्लाइन किया, ठीक है। तो कई सारे कारण आपने देखे, एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं। देखिए, एक तो दक्कन में संघर्ष चला सबसे पहले औरंगजेब का, तो सैन्य और वित्तीय संसाधन खर्च हुए। मनसबदार खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे, उन पर इसका कंट्रोल कम हो गया, ठीक है। सूबेदारों को सारी शक्तियां मिली हुई थी, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे फाइनेंशियल हो, ठीक है। तो जो राजस्व कलेक्ट करते थे उसको वहां तक नहीं पहुंचाते थे। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति खराब हुई मुगल साम्राज्य की। जमींदारों के विद्रोह, किसानों के विद्रोह, आंदोलन हुए। इसी समय पर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के जो आक्रमण हुए, और इसके साथ साथ अभिजातों के परस्पर जो प्रतिद्वंदता थी पर अभिजातों के वर्गों में, जो उनके जो गुट थे, उनने प्रशासनों में क्या किया, हस्तक्षेप किया, इंटरफियर किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर
हुआ। तो एक तरफ जहां मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, उसी समय पर नए राज्यों का उदय होना प्रारंभ हुआ। नए राज्यों को मुख्य रूप से हम 3 समूहों में डिवाइड करते हैं। पहला समूह है जिसमें अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे वे राज्य आते थे जो पहले मुगल प्रांत हुआ करते थे। दूसरी कैटेगरी में आते हैं ऐसे राज्य जो पुराने समय में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे, जैसे राजपूत प्रदेश। वतन जागीर क्या मतलब, जैसे बहुत सारे राजपूतों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी, आपको पता है। तो इस वजह से मुगलों ने उनको स्वतंत्र जागीरें प्रदान कर दी थी, जिन पर वह मुगल साम्राज्य के छत्र छाया में रहते हुए, उनके नियंत्रण में रहते हुए स्वतंत्र रूप से शासन कर सकते थे। तो ये वतन जागीरें हुआ करती थी। तीसरी कैटेगरी में आते हैं मराठा, सिख और जाट जैसे जो वर्ग है। लंबे संघर्ष के बाद में मुगलों से इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को छीना था। तो ये मराठा, सिख, जाट, ठीक है, ये 3 समूह हो गए, जिसमें हम मतलब जितने भी नए राज्यों के उदय के बारे में बात करें तो उसमें ये प्रमुख रूप से 3 कैटेगरीज हो गई। तो इनको वन बाई वन अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पुराने मुगल प्रांतों के बारे में बात करेंगे, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। इसमें से सबसे पहले हैदराबाद को लेते हैं। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक माना जाता है निज़ाम उल उल्क आसफ जाह को। 1724 से 48 तक इसका शासनकाल माना जाता है। फर्रुखशियर जो कि मुगल शासक था, फर्रुखशियर के दरबार का ये शक्तिशाली सदस्य हुआ करता था। 1720 से 22 के बीच में दक्कन प्रांतों का इसको सूबेदार बनाया गया था। दक्कन प्रांतों का इसको सूबेदार बनाया गया तो इसने राजनीतिक, वित्तीय और प्रशासन पर जो है वो अपना कंट्रोल किया। और इसके अलावा उत्तर भारत में इसने कुशल सैनिक और प्रशासकों को भी अपने जो है उसमें राज्य में शामिल किया था। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर से मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ सदा युद्ध में संलग्न रहता था। एक चीज़ जब आप देखेंगे ना, चाहे हम हैदराबाद की बात करें, चाहे हम अवध की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, तो जितने भी स्वतंत्र राज्यों के संस्थापक लोग थे, इन्होंने कहीं ना कहीं जो पावर थी ना, खास करके रेवेन्यू की पावर हो गई और आपकी जो पॉलिटिकल पावर थी, इस पर अपना पूरा कंट्रोल बना के रखा था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने रेवेन्यू देना बंद कर दिया था मुगल शासन को। तो मुगल शासन की आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण भी यही था। धीरे धीरे जब स्थितियां वहाँ पे खराब चल रही थी, मतलब सेंटर में जब कंडीशंस थोड़ी सी खराब चल रही थी, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और राजनीतिक, आर्थिक और वित्तीय शक्तियाँ जो थी वो अपने हाथों में ले लीं। अवध की बात करें तो अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था बुरहान उल मुल्क सादत खान। 1722 में इसने इसकी स्थापना की। दीवानी, सूबेदारी, फौजदारी इसने अपने हाथ में ले ली, यानी ये वित्तीय मामलों का, राजनीतिक मामलों का और सैन्य मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया अवध राज्य का। मुगलों के द्वारा नियुक्त जागीरदारों की संख्या और जागीरों के आकार में इसने कटौती की, यानी पहले मुगलों के द्वारा जो जागीरदार नियुक्त करे जाते थे, कितने जागीरदार नियुक्त करे जा रहे हैं, तो उनकी संख्या भी इसने कम करना स्टार्ट कर दी। जागीरों का जो आकार हुआ करता था, ज़मीनों का जो आकार हुआ करता था, जो कि जागीरदारों को मिलती थी, उनके आकार में भी इसने कमी करना स्टार्ट कर दिया। राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ भूमियों को अपने राज्य में मिलाया। राजस्व का ठेका इसने ऐसे लोगों को देना स्टार्ट किया जो सबसे ऊंची बोली लगाते थे। मतलब ये क्या करता था कि मतलब रेगुलर बेसिस पर रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करना है, किसी एक व्यक्ति को राजस्व का ठेका दे देना है और उस ठेके में से जो उसको पैसा मिलेगा, जैसे आप कितना राजस्व वसूलोगे वो आप जानो, मैं जो है आपसे इतने पैसे लेकर के इस भूमि से राजस्व कलेक्ट करने का आपको अधिकार दे रहा हूँ। तो जो सबसे ऊंची बोली लगाने वाला व्यक्ति होता था उसको इजारेदार कहा जाता था, जो कि बोली लगाते थे राजस्व के ठेके की। तो राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को इसने देना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ से एक पहली बार एक नई चीज़ देखने को मिलती है कि साहूकार और महाजन जैसे सामाजिक जो समूह थे, उनके द्वारा राज्य की राजस्व प्रणाली पर प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है अवध में। ठीक है, बुरहान उल मुल्क सादत खान के समय में। इसके बाद में आता है बंगाल। बंगाल मुर्शीद कुली खान ने जो है बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की 1717 के आसपास। इसने भी राजस्व प्रशासन पर कंट्रोल किया और राजस्व का बड़े पैमाने पर इसने पुनर्निर्धारण किया। ठीक है, जमींदारों से ये कठोरता से राजस्व वसूलता था। और क्या होता था कि जमींदारों को, भाई जमींदार इतना राजस्व कलेक्ट कर नहीं पाते थे, लेकिन इसको राजस्व चाहिए ही चाहिए था, तो जमींदारों को साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जैसे जमींदारों की स्थिति भी जो है यहाँ पर खराब होती है मुर्शीद कुली खान के समय में। राज्य और साहूकारों में घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिएगा, ये जो राज्य है बंगाल राज्य, मुर्शीद कुली खान है, इसको जमींदारों से पैसा चाहिए ही चाहिए, चाहे ये कितना भी राजस्व कलेक्ट करें। इधर से ये राजस्व, इनके पास राजस्व की कमी रहती थी, ये साहूकारों से उधार लेते थे। और साहूकारों और जो राज्य था यानी मुर्शीद कुली खान था, इसमें आपस में मिली भगत रहती थी, घनिष्ठ संबंध थे। तो इसके टाइम में क्या हुआ कि जो बहुत से साहूकार परिवार थे उनकी स्थिति काफ़ी
समृद्धता की ओर बढ़ती चली गई। इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि जगत सेठ का घराना हुआ करता था बंगाल में, अलीवर्दी खां के समय में ये काफ़ी समृद्ध जो है वो बन गया था। तो ये बंगाल की बात हो गई। इसके बाद में दूसरा जो ग्रुप था राजपूतों की वतन जागीरी, उसको देखते हैं। बहुत से राजपूत घराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ में सेवारत रहे थे। आपको पता ही है कि बहुत सारे राजपूतों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी और वो मुगलों की सेवा में लीन रहते थे। इस सेवा के बदले उन्हें अपने राज्य क्षेत्र मतलब इसी को वतन कहा जाता था, तो उन्हें अपने राज्य क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों का अधिकार दे दिया गया जहाँ पर वे स्वतंत्रता के साथ में, स्वायत्तता के साथ में शासन कर सकते थे। तो अंबर और जोधपुर के घरानों का उदाहरण यहाँ पे लेते हैं। अंबर के राजा जय सिंह, जोधपुर के अजीत सिंह, ठीक है। इनको जय सिंह को मालवा की सूबेदारी दी गई थी, अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी दी गई थी। जय सिंह से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। इन्होंने जयपुर में अपनी नई राजधानी बनाई। 1722 में इनको आगरा का सूबेदार बनाया गया। इन्होंने 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया 5 अलग अलग जगहों पर, जैसे दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। ये कभी कभी पूछा जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, देखेंगे आप, ठीक है, याद रखेंगे, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। अब यहाँ पर ये तो हम बात कर रहे हैं मुगलों की वतन जागीरी के बारे में, ठीक है, क्योंकि कुछ मुगलों को जो राज्य क्षेत्र दिए गए थे मुगलों के शासनकाल में और उन पर स्वायत्तता के साथ में शासन करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि मेवाड़ एक ऐसा अकेला राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी। मतलब मेवाड़ राज्य ने जो है मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया गया था, ठीक है। यहाँ पर राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप का नाम जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो और ये ऐसे एक शासक थे जिन्होंने मुगल सत्ता को चुनौती देने का काम किया था। इसके बाद में ऐसे राज्यों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने मुगलों से एक लंबे संघर्ष के बाद में स्वतंत्रता हासिल करी थी। इसमें आते हैं सिख जो है 17वीं शताब्दी में राजनीतिक समुदाय के रूप में इनका गठन होने लगता है। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना होती है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। फिर 1708 में बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया जाता है और सतलज और यमुना नदियों के जो क्षेत्र थे, आसपास के जो एरियाज थे, उनमें प्रशासन की स्थापना की जाती है। 1715 में बंदा बहादुर को कैप्चर कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है और वहीं पर 1716 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सिखों का जत्थों और मिसलों में संगठन होना प्रारंभ होता है। मतलब सिखों के अंतर्गत क्या थे, जत्थे होते थे, मिसल होती थी, यानी ये ग्रुप्स थे। और जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेनाएं होती थी वो दल खालसा कहलाती थी। ये दल खालसा जो होते थे विभिन्न त्योहारों पर, बैसाखी वगैरह पर जो है अपनी मीटिंग्स करते थे और उन मीटिंग्स में कुछ सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिसको क्या कहा जाता था, गुरुमत्ता कहा जाता था। सिखों ने एक राखी व्यवस्था प्रारंभ करी थी। राखी व्यवस्था का मतलब क्या था, किसानों से उनकी उपज का 20% जो है टैक्स के रूप में लेना, ठीक है। और पिछली क्लास में आपने पढ़ा था इसके बारे में, क्योंकि मुख्य रूप से जो सिखों के अंतर्गत आते थे, यानी सिख साम्राज्य में जो सहयोग देने का काम करते थे, एक तरीके से व्यापारी हो गए, ठीक है, किसान वगैरह हो गए, क्योंकि इनको एक तरह से संगठित होने के लिए, अपने राज्य को जो है एक समृद्ध बनाने के लिए या राज्य की शासन व्यवस्था में जो भी एक्सपेंसेस होते थे उनको चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती थी। तो किसानों से इन्होंने उपज का 20% कर लेना प्रारंभ किया। इसी को राखी व्यवस्था कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में सिख इलाके सिंधु से यमुना नदी तक अलग अलग शासकों में बटे हुए थे, ठीक है। और बाद में रणजीत सिंह के द्वारा इन सभी अलग अलग शासकों का संगठन करके एक संयुक्त राज्य बनाने का काम किया गया और 1799 में उन्होंने लाहौर को जो है अपनी राजधानी बनाया। तो इस तरीके से जो सिख राज्य था उसका संगठन हुआ। मराठों की बात करें तो शिवाजी, जिनका शासनकाल 1600, जिनकी समयावधि जो है 1630 से लेकर के 1680, शासनकाल की अवधि नहीं है ये, 1630 में इनका जन्म हुआ था, 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो शिवाजी ने देशमुख कौन होते थे, ये योद्धा परिवार होते थे, देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना करी थी। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले था और जीजाबाई इनकी माता थीं। इनके संरक्षक थे दादा कोंडदेव। शिवाजी की मृत्यु के बाद में जो प्रभावी शक्ति थी मराठा राज्य की, वो पेशवाओं के हाथ में चली गई। पेशवा मतलब जो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर होता था, मुख्यमंत्री होता था, प्रधानमंत्री होता था, उसको पेशवा कहा जाता था। शिवाजी की मृत्यु के बाद में पेशवाओं के हाथ में प्रभावी शक्ति चली जाती है और अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास जो होता है वो पेशवाओं के नेतृत्व में होता है। 1720 के दशक तक मालवा, गुजरात जो है मुगलों से ये छीन लेते हैं।
17 से 30 के दशक तक मराठों को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई थी। मतलब दक्कन पर भी इसने जो है अपना अधिकार जमा लिया था। और दक्कन से मराठे जो थे वो 2 कर वसूलते थे, जिनको चौथ और सरदेशमुखी कहा जाता था। चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार जो है दक्कन से इनको मिल गया था। चौथ क्या होता था? ये जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% होता था। 25% का मतलब क्या होता है सर? 25/100 यानी 1/4। ठीक है, इसीलिए इसको चौथ कहा जाता था। ये दक्कन में मराठों के द्वारा इसकी वसूली की जाती थी। और ये वसूली किसके लिए होती थी? इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटेक्शन मनी फ्रॉम नॉन मराठा एरियाज। मतलब कुछ ऐसे एरियाज थे जो मराठा राज्य के अंतर्गत नहीं आते थे, मतलब नॉन मराठा क्षेत्र जो थे वहाँ से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर चौथ का जो है वसूली मराठों ने स्टार्ट करी थी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप चौथ देते रहेंगे तो आप मुगलों के आक्रमणों से बचे रहेंगे। तो एक तरह से प्रोटेक्शन मनी के रूप में चौथ लिया जाता था। सरदेशमुखी जो था ये दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9-10% के आसपास हुआ करता था। ये चौथ और सरदेशमुखी हो गए यहाँ से, ये कई बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। मराठों के सैन्य अभियान जो थे वो ऐसे थे कि मतलब ये जब मन किया, जिधर भी मन किया उधर आक्रमण करना प्रारंभ कर देते थे। तो इनके आसपास के जो शासक थे, ठीक है, वो इनसे कहीं ना कहीं खुश नहीं थे, वो इनसे रुष्ट हो गए। और इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 में। ठीक है, जब जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तो मराठों की हेल्प करने के लिए इनके आसपास का कोई भी शासक इनके पास नहीं आया, क्योंकि ये खुद पहले से ही इनको परेशान करते रहते थे, जबरदस्ती कर वसूलते थे। ठीक है, तो अन्य शासक रुष्ट हो गए। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को सहयोग नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं इनको जो है बहुत इसका नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद में जाटों के बारे में बात करते हैं। ये तो भैया हमारी बात होने लग गई। जाट जो थे 17वीं 18वीं शताब्दी में सत्ता का सुदृढ़ीकरण होता है। खास करके चूड़ामन जो कि एक प्रसिद्ध जाट नेता थे, उनके नेतृत्व में दिल्ली के जो पश्चिमी क्षेत्र थे उन पर जाट जो है वो नियंत्रण स्थापित करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी राजा का नाम आता है जाटों के मामले में तो वो सूरजमल का आता है। इनको जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। सूरजमल के नेतृत्व में भरतपुर जो था वो शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इसके अलावा राजनीतिक नियंत्रण की बात करें कि सूरजमल का राजनीतिक नियंत्रण, पॉलिटिकल कंट्रोल कहाँ कहाँ था? तो पूरा पूर्वी राजस्थान, इसके अलावा दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों तक जो है सूरजमल का पॉलिटिकल कंट्रोल हुआ करता था। इन्होंने लोहागढ़ किले की स्थापना की भरतपुर में। दीग जो कि भरतपुर के पास ही पड़ता है, दीग में जाटों में अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए, अंबर यहाँ पर मतलब क्या है? अंबर का मतलब है जयपुर। ठीक है, अंबर यानी जयपुर और आगरा की जो शैलियाँ थीं, ठीक है, स्थापत्य शैलियाँ जो थीं, उनका समन्वय करते हुए, उनको इंटीग्रेट करते हुए दीग में बाग महल जो है वो जाटों के द्वारा बनवाए गए। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। क्लास अगर पसंद आता है तो क्लास को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।